हेलो बच्चों, मैं हाफिज इमेजिनरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्लास हम लोग देखें। आज हम लोग दूसरा क्लास देखने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर पहला क्लास में कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर हिस्ट्री को याद नहीं रख पा रहे हैं। अक्सर बच्चों का शिकायत होता है। आज आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज आप लोगों को सिखाएंगे कि याद कैसे करना है, किस तरह से याद रखना है। देखिए, अभी इसमें याद रखने वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि हम लोग सभ्यता पढ़ रहे हैं। यहाँ तो राजा महाराजा के कोई का नाम तो आ नहीं रहा है। कब युद्ध हुआ, कब मारकाट हुआ, कब मारपीट हुआ, कब किसको उठा के पटक दिया, ये सब तो कुछ है नहीं। तो इसमें हम लोग को याद रखना नहीं है कि नहीं। इसमें सिर्फ सभ्यता है यार। इसमें याद है तुमको क्या रखना है। इसमें क्या किसने खोजा, किसने कब कहां पे क्या किसको मिल गया, कोई विद्वान आया, कोई खोजा पूरा, कोई पुरातत्वविद आया, कोई उत्खनन का कार्य, किसी को सामान मिल गया, बस यही तो। कौन पुरातत्वविद आए, कोई विद्वान आए, उन्होंने उत्खनन का कार्य किया, उसको सामान मिल गया, उन्होंने फिर पूरा विश्व को बताया कि देखिए यह चीज है, यह फलां सभ्यता से मिला है। तो इसमें सभ्यता में याद नहीं रखना है। सिर्फ आप लोग आराम से देखते जाइए, एनसीईआरटी बुक को सामने रखिए, नोटबुक को सामने रखिए, और जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप आराम से नोट कीजिए और उसको आराम से माइंड फ्रेश होकर के देखिए, बिंदास होकर के देखिए कि कैसे याद नहीं रहता है। इसमें तो याद रखना कुछ है नहीं, और जहां याद रखने वाला आएगा अपने हम ट्रिक के साथ बता देंगे, याद करा के छोड़ेंगे। एकदम ये चैलेंज है मेरा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्लास में क्या है कि चैप्टर का दरअसल नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, है कि नहीं। देखिए, मन नहीं लगता पढ़ने में, बात सही है, मन लगाना पड़ता है। कहते हैं कि जिद पे आना पड़ेगा। अगर विश्व को बदलना है तो आपको जिद पे आना पड़ेगा। द बिहार में दशरथ मांझी साहब कौन थे, जीत पे आए थे। उसके पास कोई स्किल नहीं था मेरे यार, उसके पास कोई स्किल नहीं था। क्या स्किल था, सिर्फ जिद था। 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा। लोगों ने कहा कि मांझी पागल हो गए हो, कहा कि साले काट के रख दूंगा, और 20 साल लगा और काट के रख दिया। तो क्या है यार, ये हिस्ट्री है ना, पढ़ाई में करना है। 12th क्लास के हम लोग है ना, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 12th क्लास को भी पढ़ रहे हैं, तुम बिंदास होकर के पढ़िए और देखिए इसमें आगे के देखते रहिए कि सर क्या बता रहे हैं। जो बता रहे हैं उसको नोट कीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस याद हो जाएगी। आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिए, बात खत्म। यही तो तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चैप्टर का नाम दरअसल है कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दरअसल यह चैप्टर हम लोग का नाम क्या, जो पहला वीडियो में देखे थे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति कह लो या हड़प्पा सभ्यता कह लो, या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कर लो। देखिए, इसका नाम विद्वानों ने बहुत दिया है, लेकिन हम लोग को 3-4 जो मुख्य नाम है उसको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सेंधो सभ्यता, सेंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग देख रहे थे। अब आगे देखते हैं। अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल या तो फिर सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, या सबसे दक्षिणी स्थल कौन है, या सबसे उत्तरी स्थल कौन है। इस चीज को याद रखना है। हालांकि ये चीज ज्यादातर कंपटीशन पूछा जाता है। आप लोग देखिए कि ये जो है, ये जो हमने रेखा खींची है, देखिए दो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल जो है, आप लोगों को और एक बात बता देते हैं कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप लोग याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ है। कहां पर, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में अभी तक 970 स्थलों का खोज कर लिया गया है। पाकिस्तान में वहीं 480 प्लस स्थलों का खोज हो गया है, जबकि अफगानिस्तान में मात्र जो 2 स्थलों का खोज अभी तक हुआ है। यानी अभी भी खोज की प्रक्रिया चल रही है। यही 2006 में, कब, 2006 में यूपी के सिलोनी नामक, जहां पर पानीपत का युद्ध हुआ था ना, जब पानीपत का जगह है वहीं पर सिलोनी नामक जगह पर, यूपी के सिलोनी नामक जगह पर एक उत्खनन किया, और वहां से एक मतलब कि खोज हुआ कि एक कोई बॉडी मिला जो तलवार से, मतलब तलवार भी साथ में था। अब इससे पुरातत्वविद क्या इसमें अनुमान लगाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब कि युद्ध प्रेमी थे, युद्ध करते होंगे, लड़ते होंगे। ये तो कहना तो मुश्किल है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन यह चीज हुआ है 2006 में, और 2018 में उस चीज को अच्छा से खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो उत्तरी स्थल आप लोग याद रखिएगा, मांडा है। क्या है, मांडा है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल मांडा।
हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र के दैमाबाद जो परवरा नदी के तट पर स्थित है। दो चीज याद रखिएगा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में, ठीक है ना। और पूर्वी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल ये है आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश, जहां अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी है। तो कहा जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंड नदी के तट पर है। यह चीज भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल वो है सुत्का गेंडोर। ये कहाँ है? बलूचिस्तान के दासक नदी के तट पर है सुत्का गेंडोर। तो ये हम लोगों का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी स्थलों का नाम है। ये नाम अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो जीवन निर्वाह करते थे, यानी जीने के लिए खाते पीते होंगे ना, तो लोग क्या खाते पीते होंगे, यानी सारा चीज इमेजिन किया हुआ है। कोई साक्ष्य मिला वहां से, मान लो यहाँ पर आज से 100 साल बाद यहाँ पर मान लो हम भी ना रहे, कैमरा भी ना रहे और यहाँ पे स्टैंड भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, सारा चीज टूट जाए, तो 100 साल बाद जब इस घर का कोई खोज करेगा, इस आवास का कोई खोज करेगा, क्या मिलेगा? कैमरा मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टैंड मिलेगा, मार्कर मिलेगा। लोग क्या सोचेंगे, इमेजिन क्या करेंगे? यही इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर कोई टीचर रहे होंगे। कैसे? मार्कर देखेगा, अरे ये लिखने का काम है, मतलब यहाँ मार्कर है तो इसका मतलब टीचर रहे होंगे। अब है कि नहीं, कोई देखा नहीं। बिल्कुल सभ्यता बिल्कुल इसी प्रकार है कि उस वक्त थे कि नहीं थे ये कोई नहीं जानता है, बस जो चीज मिला है उसे अनुमान लगाया गया है। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगा के बताया कि हाँ ये कंफर्म ऐसा हुआ होगा। अब ये कैसे? मान लो वहां जो खाते होंगे, जैसे बीज मिला है, जैसे चावल के कुछ दाने मिले हैं, बाजरे के कुछ दाने मिले हैं, तो इन सारी चीजों से कुछ चीजें जो थे वो जल गए थे, उन चीजों से कार्बनीकरण हो गए थे। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार से सारी चीजों का टाइम पीरियड पता किया और लोगों को बताया इस तरह रहे होंगे। अब आगे आइए देखते हैं निर्वाह के तरीके क्या रहे होंगे। जो विकसित हड़प्पा थे, देखिए विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी वो आरंभिक सभ्यता थी, और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता है वो परवर्ती सभ्यता है। अब ये परवर्ती सभ्यता क्यों? एक सेकंड के लिए जरा सा देख लीजिए, मैं इस चीज को यहाँ पे साफ करके बता देते हैं। बढ़िया समझिए, एक एक शब्द बताऊंगा। अच्छा देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता, ये है हड़प्पा। हड़प्पा से पहले जो है वो आरंभिक है, आरंभिक सभ्यता यानी आरंभिक संस्कृति, और हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो है वो है परवर्ती सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता दरअसल विकसित सभ्यता कहा जाता है। ये कौन है? विकसित सभ्यता। अब देखिए इससे पहले जो संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले कई संस्कृतियां थी, तो जितने भी संस्कृतियां थे उन लोग विकसित नहीं थे उतना। फिर कहा जाता है कि जब ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गया, उसके बाद जब ये विकसित सभ्यता जब ये खत्म होने लगा, जब पतन की ओर जब ये पतन होने लगा, इसके बाद का जो सभ्यता है उसको परवर्ती सभ्यता कही जाती है। यानी हड़प्पा सभ्यता के यहाँ 3 पार्ट है, ठीक है? आरंभिक सभ्यता, एक हड़प्पा विकसित सभ्यता और एक परवर्ती सभ्यता। अब देखिए निर्वाह के जो तरीके थे, विकसित हड़प्पा संस्कृति जो थे, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, इन लोग जो निर्वाह करते थे वही निर्वाह इन लोग भी करते हैं। यानी जो खाते पीते होंगे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, वही खाते पीते होंगे विकसित सभ्यता। अब आगे देखिए, इन लोग क्या? पेड़ पौधे, जानवर और मछली के साक्ष्य मिले हैं। यानी इसका साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि पेड़ पौधों के छाल खाते होंगे, फल फ्रूट खाते होंगे। और जानवर, अब जानवर कौन जानवर? अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिएगा। जरा सा मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए किस किस चीज का साक्ष्य मिला है। इन लोग जो खाते होंगे, कौन? हड़प्पा निवासी लोग सब खाते होंगे। यह एक अनुमान लगाया हुआ चीज है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि वहां से जो मिला है जले हुए अनाज मिला है। अब जले हुए अनाज से अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि पहला वीडियो में बताया कि जले हुए बस्तियां और त्यागी हुई बस्तियों का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि आरंभिक हड़प्पावासी जो लोग थे उन लोग छोड़ के चले गए होंगे। तो ये जले हुए अनाज का भी साक्ष्य मिलता है और बीजों का भी साक्ष्य मिलता है।
अब ये जो जला हुआ अनाज है, मान लो ये एक बीज है, मान लो सब आप मान लेते हैं ये एक बीज है। अब ये बीज जल गया है, अब ये कितना टाइम पीरियड का है कैसे पता चलेगा? तो इसका पता कौन करते हैं? देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा वनस्पति की जो पूरा वनस्पति के होते हैं, इन लोग क्या करते हैं कि जले हुए बीज का कार्बनीकरण जब हो जाता है तो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार से इनका टाइम पीरियड पता करते हैं, ये कब का है, ये कितने टाइम का है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? तो ये बीज का जो पता करने वाले कौन लोग होते हैं? पूरा वनस्पति के होते हैं। ये प्राचीन वनस्पति जितने भी चीज होते हैं, सारी चीजों को जो पता करते हैं वही होते हैं वनस्पति की। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिला है। देखिए गेहूं का साक्ष्य मिला है। अक्सर क्वेश्चन जानते हैं 12th क्लास में क्वेश्चन कैसे छपता है कि गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला है। अब ये कहां से मिला अभी तो हम नहीं बताए, अभी बताने वाले आप लोगों को। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा से चावल का साक्ष्य कहां से मिला है। यही सब तो क्वेश्चन 12th क्लास में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन है। ये आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही सब आप लोगों को मिल जाएगा। हड़प्पा स्थल से गेहूं का साक्ष्य मिला है, दाल का मिला है, सफेद चना का मिला है और तिल का साक्ष्य मिला है। और गुजरात से बाजरे का भी साक्ष्य मिलता है और कहीं कहीं कुछ से चावल का साक्ष्य मिलता है। सबसे कम मात्रा में अगर हड़प्पा सभ्यता से अगर किसी का साक्ष्य मिला है खाने पीने की सामग्री में तो वो चावल है। ठीक है, अब यहां से सवाल कैसे बनेगा कि हड़प्पा स्थल से किन किन चीजों का साक्ष्य मिला। तो बहुत सारी चीजों का मिला है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है नामकरण के साथ पूछा जाता है, ऐसे थोड़ी ना पूछ देगा। समझ रहे हो ना? अब आगे देखिए, तो ये सब जो है हड़प्पा वासी खाने पीने में यूज करते होंगे, यानी जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए ये सब खाते होंगे। यानी अब कैसे खाते होंगे ये तो कोई देखा नहीं, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना किसी मूवी में देखा, ना कहीं देखा, कोई देखा क्या? खाते होंगे, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए, खाते होंगे। यानी यह एक साक्ष्य से पता चला है। हमारे पुरातत्वविदों ने इन सारी चीजों को खोज किया और हमें यह बात बताया कि हड़प्पावासी ये सब खाते होंगे। अब पक्का है खाते होंगे यार। उस वक्त गेहूं नहीं खाते होते, क्या आज क्या कहते हैं, क्या खाते हो? मतलब कि गेहूं की जगह कोई पत्थर नहीं चबाते कोई, तो उस वक्त गेहूं रहे होंगे, गेहूं आते होंगे खेती करते होंगे। समझ रहे ना? आगे फिर आगे देखते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पावासी भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब चीजों का हड्डियां मिला। ये सब मतलब मवेशी, मतलब ये सब कौन थे कि ये सब पालतू जानवर थे। अब फालतू नहीं बोलूं, एक होता है फालतू, तो फालतू में पालतू जानवर, पालतू मतलब पालने है कि, तो इन लोग पालते हो। ये सब की हड्डियां मिला है, भेड़ का, बकरी का, भैंस का, सुअर का, ये सब का हड्डियों से यह बात का संकेत होता है, यह बात हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी ये सब जानवरों को पाला करते थे। यानी ये कौन यह बात बताया? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, आप लोग याद देखिएगा कि जितने भी बीज के बारे में, वनस्पति के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक होते हैं उसका नाम होता है वनस्पति। एक तो ये हो गया, एक नंबर में याद रखिएगा। और जो उत्खनन का कार्य करते हैं, उत्खनन का जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक आप लोग याद रखिएगा। देखिए दो नाम हो गया। उत्खनन का जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं पुरातात्विक। उन जो बीजों का, फलों के बारे में जो बताते हैं उसको कहते हैं वनस्पति की। और जो जानवरों के हड्डियों के बारे में जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राणी वैज्ञानिक। प्राणी वैज्ञानिक यानी जानवरों के हड्डियों के बारे में बताने वाले, वनस्पति की और पुरातात्विक। ये तीन शब्द याद रखिएगा, ये तीन शब्द से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। प्राणी वैज्ञानिक या पुरातात्विक क्या बताते हैं कि ये सब जितने भी जानवर थे हड़प्पावासी लोग क्या करते थे? पालन पोषण करते होंगे। और जंगली जानवरों में क्या क्या मिला है? देखिए वराह मतलब सुअर, यानी जंगली सुअर को वराह है कि नहीं? वराह, हिरण तथा घड़ियाल का हड्डियां मिला है। इससे यह पता चलता है कि ये सब जंगली जानवर रहे होंगे, यानी अगर उनमें जंगल रहे होंगे। जब इतने बड़े सभ्यता था, इतने बड़े नगर, इतने विकसित नगर मिला है, इतने गांव मिला है, इतने बस्तियां मिला है, इतने मतलब कि सब कुछ मिला है, तो जंगल भी रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये इन लोग ये सब क्या थे? ये सब जंगली जानवर थे।
अब ये बात पता चलता है कि जो शिकार जो करते थे, इन लोग खुद शिकार करते थे कि शिकारी समूह हुआ करते थे, यह बात कहना जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आखिर समुदाय होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन लोग शिकार खुद करते थे कि इनका एक समूह होता था। लेकिन पक्षियों और मछलियों का भी हड्डी का साक्ष्य पता चलता है, तो इसे ये पता चलता है, जब ये सब चीज पता चला है तो इसे यह संकेत यानी यह बात कंफर्म हो जाता है कि इन लोग शिकार करते होंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिए। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कृषि, यानी हम लोग जो हड़प्पा में देखेंगे कि कृषि यानी खेती कैसे होते हो, ठीक है ना। तो देखिए पुरातत्वविदों को, यानी जो पुरातत्वविद थे, जो उत्खनन करता थे, उन लोगों को जो मोहर मिला, उस मोहर में चित्र मिला है। उस मोहर में जो चित्र मिला है, चित्र किसका मिला है? विरसक का। एनसीईआरटी बुक में शब्द आया है विरसक। विरसक का मतलब होता है बेल। आप लोग बेल समझते हैं? बेल मतलब गाय गरु रे, बेल, समझ गया ना। तो जो ये बेल का चित्र मिला है, इस बेल के चित्र से इस बात का अंदाजा लगाया कि पुरातत्वविद ने क्या कहा कि इस बेल को जो चित्र मिला है यानी कृषि करते होंगे। ये बात तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, और जो पुरातत्वविद थे, इन लोगों को जब बेल मिला तो कहा कि खेती करते होंगे, कौन? हड़प्पावासी लोग। अब आगे देखते हैं, लेकिन एक जगह का नाम है चोलिस्तान, और ये चोलिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। अभी हमारे पास नहीं है, पहले थे। कब? जब पाकिस्तान हमारे थे तब। जब पाकिस्तान हमारे थे तब यानी 1947 से पहले पाकिस्तान हमारे थे, और 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गए। अब क्या पता कि पाकिस्तान आगे रहेंगे कि न रहेंगे, आगे देखो। तो कहा कि जो चोलिस्तान थे और बनावली, ये दो जगह का नाम है। ये दो जगह से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अब ये हल क्या होता है? एक हल होता है, देखिए हल, ये हल क्या? अब ये मिट्टी के हल किस तरह बनाते होंगे? जैसे कि बच्चा लोग ना, जो बच्चा लोग होते हैं बचपन में, जैसे हम लोग, आप लोग, यानी जितने भी बच्चे बचपन में जो मिट्टी का हल ना तो खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल में हल भी जोताई होता है, उसी प्रकार का हल। और आज का जो हल है, आज तो लकड़ी का हल होता है, जो मतलब कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो देहात क्षेत्र के बच्चे, उन लोग हल तो अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि सब खेती करने वाले होते हैं, है कि नहीं। तो उन लोग जो खेती करते होंगे तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अब इस पर सवाल उठता है कि मिट्टी का हल कहां से? तो चोलिस्तान, ये चोलिस्तान कहां है? अभी चोलिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, और बनावली, ये दो जगह, बनावली का हरियाणा में है। तो ये दो जगह से पुरातत्वविदों को मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, यानी मिट्टी का हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस बात से यह साबित हो गया कि खेती करते होंगे। अब आगे देखिए, पुरातत्वविदों को कालीबंगा, ये कालीबंगा कहां है? राजस्थान। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अब ये जूते हुए खेत का साक्ष्य कैसे? देखिए यहां पर बताते हैं, जैसा आप लोग और से देखिएगा, ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, पहले समझिए, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब समझिए, अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या कि मतलब कि क्या कि हम बोलेंगे तब बोलिएगा। तो यानी किस प्रकार मिला है? यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उन लोग समझ लीजिए कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो देहात क्षेत्र के बच्चे हैं, उन लोग तो समझते होंगे। कैसे समझते होंगे? यानी एक चास, यानी एक चास इधर से हो गया, एक चास इधर से, एक चास इधर से, एक चास इधर से, यानी एक बार नवानम, एक बार खटाखटी, यानी इस प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राजस्थान से। तो जो ये खेत प्राप्त हुआ है, एक समय एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, देखिए एक दूसरे को समकोण पर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी में शब्द दिया हुआ भी है। लेकिन हड़प्पा क्षेत्र, अधिकांश हड़प्पा क्षेत्र जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्र में है। कहां पर है? अर्धशुष्क क्षेत्र में। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन सा जगह? तो हड़प्पा। आप लोग याद रखिएगा एक बात। लेकिन जो हड़प्पा क्षेत्र फैला हुआ है 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो जब खेती, आज जैसे खेती होता है ना देहात क्षेत्र में, जहां जहां भी खेती होता है, जिस जगह पे खेती होता है, तो सिंचाई के लिए नहर का या कुआं का या तालाब का, पटावन के लिए आपको नहर की या तो कुआं या तालाब की, हम लोग इधर तो नहर तो नहीं है, लेकिन हम लोग इधर किससे पटावन करते हैं? कुआं से या तालाब से।
तो हड़प्पा सभ्यता में भी सिंचाई के लिए अफगानिस्तान का जगह है सुरतोगोई, वहां से नहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों को याद रह जाएगा ना। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंचाई के लिए नहर का साक्ष्य हड़प्पा से कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, सुरतोगोई, यानी यहां से नहर का साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी जो खेती करते होंगे वो लोग सिंचाई करते होंगे किसे, नहर से। और कुआं का तो ढेर सारे साक्ष्य मिला, आगे बताएंगे, अभी तो चैप्टर की समझिए की शुरुआत है। अब आगे देखिए, भोजन पकाने के लिए या फिर अनाज को पीसने के लिए जो यंत्र मिला है, अब आगे देखिए यंत्र क्या मिला है। जो भोजन पकाने के लिए जो बर्तन है, ये बर्तन पत्थर के, धातु के या मिट्टी के, यानी पके हुए मिट्टी के, इसी को मृदभांड चैप्टर में कहा गया है। क्या कहा गया है, मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन जो ये अनाज पीसने के लिए जो यंत्र मिला है, इस यंत्र का नाम है अवतल चक्कियां। क्या नाम है, अवतल चक्कियां। ये अवतल चक्कियां जो नाम दिया गया था, किसने दिया था, एक बहुत बड़े मतलब कि पुरातत्वविद थे जिसका नाम था अर्नेस्ट मेके। अपनी किताब फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, यह किताब लिखा गया था 1937। 1937 में बताते हैं कि हड़प्पा से ढेर सारी अवतल चक्कियां प्राप्त हुई है। अब ये अवतल चक्कियां क्या है, ये अवतल चक्कियां सीबीएसई वाले समझ सकते हैं मिक्सर मशीन है, यानी सारा चीज को उसमें भर दो और मशीनियां चला दो, उसके बाद सब कूट दो, पीस दो, उसी को मिक्सर मशीन को कहा जाता है अवतल चक्कियां। अब समझिए कि अवतल चक्कियां किसको कह रहे हैं, मिक्सर मशीन को। और हमारे जो देहात क्षेत्र के बच्चे हम लोग तो समझते होंगे मसाला पीसे वाला पटिया, लोहरी पाटी को ही अवतल चक्कियां कहा है। अभी अवतल चक्कियां शब्द किसने दिया है, अवतल चक्कियां शब्द दिया है अर्नेस्ट मेके, अपने बुक में लिखा है 1937 में ये बुक लिखा गया है। अब ये अवतल चक्कियां हड़प्पा से ढेर सारी संख्या में प्राप्त हुआ है, बहुत प्राप्त हुआ है। और ये अवतल चक्कियां बने हुए किसके थे, कठोर के और कंकरीले मिट्टी के बने हुए थे। अब ये अवतल चक्कियां किस प्रकार से, जरा सा देखिए, यह जो चित्र हम यहाँ चित्र जो बनाए हैं, यह चित्र ही है क्या, अवतल चक्कियां। ठीक है, यह चित्र जो है यही है अवतल चक्कियां। यहाँ पर दो है, जो ऊपर आप देख रहे हैं छोटा सा वो पत्थर का बना हुआ, हमारे बच्चे समझ रहे होंगे इसी को तो लोहरी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, लोहरी, जो ऐसे ना होता है ऐसे करके लोहरी, उसको लोहरी कहा जाता है। और ईटा ये वाला जो है ये वाला पार्टी है, ठीक है, तो ये लोहरी है, ये पार्टी है। और इसको अर्नेस्ट मेके ने अवतल चक्कियां इसी को कहा है। ये जो नीचे का पार्ट है, इस नीचे ये उत्तल है, कैसा है, उत्तल है, मतलब ये हल्का सा यहाँ ये टेढ़ है, समझ गए ना, ये हल्का सा, क्यों, ताकि यहाँ पर मिट्टी यहाँ डाल देगा, क्या करेगा, मिट्टी अगर डाल दे तो उसके बाद ये मतलब कि जाम पकड़ लेगा। जब जाम पकड़ लेगा तो जब मसाला पीसेगा, इधर से उधर पीसेगा तो हिलेगा नहीं, अच्छा से कूटा पिसा जाएगा, बस सही हो ना। तो अब यहाँ पर देखो, और ये जो है आप लोग देखिए, ये एकदम ये खुदरा प्रकार का है, तब ने अरे देखते हो ये खुदरा प्रकार के, इसलिए खुदरा प्रकार के ताकि मतलब पकड़ेगा तो कूटेगा, पीसेगा। अब ये जो है यूज कहाँ होते थे, यानी इस्तेमाल कहाँ होते थे, इसका काम देखिए, सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों को कूटा या पीसा जाता था। आज अगर जड़ी बूटी हो या मसाला कोई चीज कूटा पीसा जाता है मिक्सर मशीन में, लेकिन उस वक्त यानी इससे उन लोग कूटते होंगे, यह बात जो बताते हैं अर्नेस्ट मेके अपने बुक में बताते हैं कि अर्नेस्ट मेके अपने बुक में क्या बताते हैं, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, जो 1937 में बुक लिखी गई है, इसी बुक में बताया गया है कि हड़प्पा से ढेर सारी अवतल चक्कियां प्राप्त हुआ है।